गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम उसके पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी साइट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसमें यूज़ होने वाले मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये प्लांट्स के एक प्रोसेस है। प्लांट्स सनलाइट का यूज़ करके और क्लोरोफिल एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके अपने लिए जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम फूड का फॉर्मेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसको हम क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम इसको ब्रॉड टर्म में पढ़ेंगे और इनके पहले पिगमेंट्स के बारे में जानेंगे, देन इनकी साइट के बारे में जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट कौन कौन सा यूज़ होता है? chlorophyll. Mainly this is a process of conversion of light energy into the chemical energy. and इनमें जो पिगमेंट यूज होता है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, जी, एफ, ये बहुत सारे तरीके के क्लोरोफिल हैं जो इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होते हैं। मेनली जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। ये बहुत ही मेन क्लोरोफिल है जो रिएक्शन सेंटर में काम करता है। कैसे काम करता है हम इसको जानेंगे। और बाकी जितने भी बी, सी, डी, ई, एफ एंड ई, जी, एफ हैं, ये सारे एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं क्लोरोफिल में। एंड देन इसमें कुछ एसेसरी पिगमेंट के नाम पे एसेसरी पिगमेंट्स जो यूज होते हैं उसमें हम फाइकोबिलिन पढ़ते हैं और कैरोटीनॉइड्स पढ़ते हैं। कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन ये दोनों एसेसरी पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होते हैं। साथ में एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में यूज होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा लिविनोइक एसिड। ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है और जो इससे ही डेल्टा एमिनो लिविनोइक एसिड से मिलकर ही क्या बनता है? क्लोरोफिल बनता है। तो हमने ये जाने कि 3 तरीके के पिगमेंट यूज होते हैं। पहला क्लोरोफिल जो मेन पिगमेंट है, जिसमें ए क्लोरोफिल जो है वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। बाकी जितने भी क्लोरोफिल है, जितने भी फॉर्म्स हैं इनके सब टाइप्स हैं, वो एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं। और साथ में एसेसरी पिगमेंट्स में 2 और एसेसरी पिगमेंट काम करते हैं जिनको फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड कहते हैं। फर्दर हम फाइकोबिलिन का और भी सब टाइप्स देखेंगे और कैरोटीनॉइड का भी सब टाइप्स देखेंगे। अब हम चलते हैं एक एक को डिफाइन करने के लिए। पहले हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको एब्रिविएशन में CHL नाम से यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। अब हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जानते हैं एक कैटायन यूज़ होता है जिसे बोलते हैं Mg यानी मैग्नीशियम। ये एक कैटायन है, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, इसलिए ये कैटायन के प्रोसेस में यूज़ होता है। ये मेन स्ट्रक्चर होता है, Mg सेंटर में रहता है और इसके साथ साथ N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ इसमें एक पेंटासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। 1 2 3 4
और ही साथ में एक फिफ्थ रिंग भी प्रेजेंट होती है। और यहाँ से 20 कार्बन चेन प्रेजेंट होती है जिनको हम फाइटल चेन बोलते हैं। ये हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है जिसमें मैग्नीशियम सेंटर आयन रहता है, साथ में उससे 4 नाइट्रोजन एटम कनेक्ट रहते हैं, प्लस इसमें 1 2 3 एंड 4 पेंटासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है और एक एक्स्ट्रा फाइटल रिंग, एक और पेंटासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसमें टोटल 5 रिंग्स प्रेजेंट है और इसमें 20 कार्बन चेन की फाइटल चेन प्रेजेंट है। और इन ये जो जितनी ये पेंटासाइक्लिक चेन है, पेंटासाइक्लिक रिंग है, इनको पाइरोल रिंग के नाम से जानते हैं हम। ये हेड ग्रुप है, ये हेड है और इसकी टेल 20 कार्बन चेन फाइटल चेन है, ठीक है। और अब हम ये जानेंगे कि ये पोरफायरिन हेड है, इसको टोटल क्या बोलते हैं, सॉरी, पोरफायरिन हेड बोलते हैं। ये पोरफायरिन डेरिवेटिव हेड होता है, इसलिए इसका नाम ही पोरफायरिन हेड है। अब ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया, हमने क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम फर्दर चलते हैं अदर पिगमेंट के बारे में पढ़ने। अब क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर अगर है तो यहाँ पे एथिल ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसमें मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसमें जो प्रेजेंट होगा वो मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और अगर क्लोरोफिल बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसको CHO ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली 2 क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, बाकी सब तो एसेसरी पिगमेंट है, लेकिन हम ए के साथ साथ बी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अगर क्लोरोफिल ए की बात हो रही है तो उसमें मेथिल ग्रुप अटैच्ड होगा, और अगर क्लोरोफिल बी की बात हो रही है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ये हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे फाइकोबिलेंस के बारे में पढ़ने। फाइकोबिलेंस क्या होती हैं? ये एक एसेसरी पिगमेंट है और साथ में ये ओनली मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन से कोवैलेंटली बाइंड करता है। तो इसके 2 फर्दर सब टाइप्स हैं, फाइको एरिथ्रिन फाइको साइनिन। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन 2 सब टाइप्स हैं इसके जो एसेसरी पिगमेंट की तरह यूज होते हैं। अब एरिथ्रिन में रेड कलर का पिगमेंट होता है और फाइकोसाइनिन, साइनिन वर्ड जहां भी आता है वहां पे ब्लू कलर का यूज दिखाया जाता है। तो फर्दर 2 सब टाइप्स हैं इसके फाइकोबिलेंस के, जो फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन है। अब इसके बारे में और हम जानेंगे। ये सिर्फ ओनली मॉलिक्यूल है जो कोवैलेंटली प्रोटीन से बाइंड होता है और साथ में ये थायोस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है किसी भी प्रोटीन से बाउंड होने में। तो ये हमारा टाइप हो गया। उसके बाद ये प्रेजेंट होता है मेनली प्रेजेंट इन मोस्टली इन बीजीए। बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गी, मेनली इसमें ये प्रेजेंट होता है। अब हम चलते हैं आगे कैरोटेनॉइड्स के बारे में पढ़ने। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं? कैरोटेनॉइड्स इसके भी इसमें भी सब पार्ट्स हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल है और इसमें सब पार्ट्स कौन कौन से हैं? कैरोटीन। कैरोटीन का नाम एक जगह आता है, अगर हमने कभी ध्यान से विटामिन्स के बारे में पढ़ा है तो जो विटामिन ए होता है या फिर हम लोग बोलते हैं कि गाजर में जो है, कैरेट में कैरोटीन की प्रेजेंस होती है, ज़ैंथोफिल।
तो वहाँ से एक कॉमन एग्जांपल लिंक कर सकते हैं कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिलिस के सब टाइप्स हैं कैरोटीनॉइड्स के। ओके, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C40H56O। (656) और इसमें 640 और O2। इसमें C40 क्यों ले रहे हैं? 40 कार्बन की चेन होती है, कैरोटीनाइड जो है 40 कार्बन चेन होता है, इसलिए हमेशा इसे C40 के ही फॉर्म में जानेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, सेंटर स्ट्रक्चर, उसमें जो कार्बन की चेन की लेंथ होती है वो 40 कार्बन्स की होती है, इसलिए इसमें दोनों फार्मूले में यूज करते समय 40-40 लिया हुआ है। तो ये हमारा कैरोटीनाइड हो गया। साथ में अब हम जानेंगे कि और भी एसेसरी कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये प्रेजेंट होता है मेनली बैक्टीरिया में, और इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। और एक क्लोरोबियम क्लोरोफिल है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन सल्फर होता है, ग्रीन, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम होता है, इसलिए ग्रीन कलर होता है इसका। ये दोनों ही जो है बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल दोनों ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैरोटीनाइड जो है इनवर्टिब्रेट से हायर प्लांट से, मतलब लोअर से हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये लोअर टू हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो हमने ये जाना कि पहले हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, फिर फाइकोबिलेंस के बारे में पढ़ा है, फिर कैरोटीनाइड्स के बारे में पढ़ा है, और साथ में हमने बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल के बारे में भी पढ़ लिया है। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि इसका कलर जो है ऑरेंज होता है और ये येलो ब्राउनिश होता है, येलो ब्राउनिश कलर का होता है। तो मैंने सबका कलर और साथ में कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोबियम क्लोरोफिल दोनों ही जो है बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनाइड जो है लोअर से हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल भी जो है एल्गी, इंक्लूडिंग एल्गी, साथ ही साथ कुछ प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। और फाइकोबिलेंस जो है वो मेनली लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। हमने सारे पिगमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? हम सब जानते हैं कि प्लांट्स में एक ऑर्गेनील पाई जाती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, और उसकी जो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट है। तो फोटोसिंथेसिस की जो साइट, ऑर्गेनील साइट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में लेयर्स होती हैं प्लस थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड होते हैं। हम ये जानते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील है जिसमें डबल लेयर पाई जाती है। अब उसमें अंदर थैलेकॉइड होते हैं। थैलेकॉइड में क्या होता है कि ग्रैनम होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे ग्रैनम होते हैं। अगर हम किसी एक चीज की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ
एक स्टैक की बात करेंगे तो हम इसे ग्रैनम बोलेंगे। ये हमारा ग्रैनम है। और अगर हम इंक्लूडिंग दिस इसको बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रैना हो जाएगा। मतलब सिंगुलर अगर बोलेंगे एक थैलेकॉइड एक स्टैक की बात करेंगे तो हमारा सिंगुलर में यूज होगा ग्रैनम, और अगर मल्टीपल स्टैक की बात करेंगे तो हमारा ग्रैना हो जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड क्या होता है। एप्रेस्ड वो होते हैं कि जिनकी जो एक मेम्ब्रेन है वो दूसरे स्टैक से कनेक्ट रहे। मतलब ग्रैनम के जो दो स्टैक में जो सब टाइप्स है वो अंदर की तरफ बरीड रहे तो उसको एप्रेस्ड बोलते हैं। ये पार्ट जो ये वाली मेम्ब्रेन होगी वो एप्रेस्ड होगी, और ये वाली जो मेम्ब्रेन है जो आउटसाइड राइट साइड आउट दिखा रही है, अपने आप को एक्सपोज कर पा रही है, वो नॉन एप्रेस्ड होगी। तो इसको हम नॉन एप्रेस्ड बोलेंगे। और जो बरीड है एक लेयर जिसमें जो जो बरीड वाला स्ट्रक्चर है और जो लेयर दो स्टैक से मिलके बनी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, एप्रेस्ड बोलेंगे। तो फर्दर हमने एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड के बारे में भी जान लिया। और हम जानते हैं कि ये एक अगर क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील है तो इसमें फर्दर कुछ राइबोसोम्स होंगे क्योंकि, और इनके पास खुद का भी जेनोम होगा, तो इनका खुद का भी डीएनए है, तो इनके पास फर्दर दोनों चीज़ें। और जो ये स्पेस है, खाली स्पेस बचता है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। अब जो थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन है इसी में फर्दर फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इसकी क्या साइट है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के। अब हम सिंगल मेम्ब्रेन को लेके चलते हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को, और जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। हम पहले सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल। मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल क्या होती हैं। मीजोफिल सेल में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती है और ये C3 प्लांट्स में पाई जाती है, C3 प्लांट्स में पाई जाती है, और इसमें लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब फोटोसिंथेसिस होती है। और जो बंडल शीट सेल्स होती हैं वो C4 प्लांट्स में पाई जाती हैं, C4 प्लांट्स में, और इसमें डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं हम इसे आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम ये देख लेते हैं कि इसे C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल को ही हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं जो कि बंडल शीट सेल में होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं कि मीजोफिल सेल में क्या क्या होता है और कैसे कैसे कहाँ पे कौन से साइड पे थैलेकॉइड में फोटोसिंथेसिस होती है। हम ये जान लेते हैं कि ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में फर्दर पहले हम फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि मेम्ब्रेन में कैसे ये पहुंचता है। अब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दो तरीके के फोटोसिस्टम होते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, और इसमें दो तरीके की फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी साइक्लिक फोटोसिंथेसिस सिस्टम और नॉन साइक्लिक। तो PS1 में क्या होता है कि जो इसकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, PS 700 होती है, 700 नैनोमीटर, और PS सेकेंड में 680 नैनोमीटर होती है। अब हमने पढ़ा था क्लोरोफिल ए के बारे में, तो क्लोरोफिल ए जो है एज अ रिएक्शन सेंटर काम करता है, हमने पढ़ा हुआ था। ये हमारा रिएक्शन सेंटर हो गया जिसे हम क्लोरोफिल ए बोल रहे हैं, ये रिएक्शन
सेंटर है हमारा क्लोरोफिल ए। अब इसमें से अब कहीं से लाइट पड़ रही है, रिएक्शन सेंटर पे हमारे लाइट पड़ रही है। जब लाइट पड़ती है रिएक्शन सेंटर से तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। जब लाइट पड़ती है इसमें तो कुछ तो ये एब्जॉर्व करता है, क्लोरोफिल ए कुछ तो लाइट एब्जॉर्व करता है, कुछ लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करता है, लेकिन कुछ लाइट एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाती है जो ये एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो जो बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी है जो ये एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है वही इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एमिट होती है, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। हम जानेंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, दोनों ही फोटोसिंथेसिस 1 के केस में और फोटोसिंथेसिस 2 के केस में जानेंगे कौन से सिस्टम में कौन सा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है। तो हमने जाना कि जब भी क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल ए की सिंथेसिस हुई है उसमें जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद क्लोरोफिल ए एज अ रिएक्शन सेंटर काम करता है और साथ में कुछ एनर्जी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और उसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। और फिर जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं वो तो इनके पास आ जाती है, और जो नहीं हो पाती हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो है वापस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को भेज दी जाती है, मतलब वापस भेजी जाती है, जो कि वहाँ एक्सेप्ट करने के लिए एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होता है। तो हमने ये जाना कि रिएक्शन सेंटर का क्या रोल है और लाइट कैसे उस पर फॉल करेगी, फॉल करने के बाद क्या प्रोसेस होगी और उसे एक्सेप्ट और जो एनर्जी बच जाती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन रहता है। अब हम जानेंगे कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में कौन कौन सा मॉलिक्यूल काम करता है, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल इसे एक्सेप्ट करते हैं। साथ में हम क्वांटोसोम के बारे में जान लेते हैं। क्वांटोसोम क्या होता है? क्वांटोसोम ये फोटोसिंथेटिक यूनिट है, मतलब एक एनर्जी यूनिट है, इसको क्वांटोसोम बोलते हैं। और साथ में ये जितनी एनर्जीज जो भी फोटॉन्स यानी जो भी लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर पे फॉल करी है वो कितनी फॉल की है, उसका अमाउंट क्या है, उसको मीज़र करने के लिए क्वांटोसोम उसको मीज़र करता है कि उसमें मीज़र करने के लिए कौन सी यूनिट है उसकी, क्वांटोसोम है। तो क्वांटोसोम ही फोटॉन के फॉर्म में रिएक्शन सेंटर पे आई थी। रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में था और रिएक्शन सेंटर की तरह जो काम कर रहा था उस पर फोटोन आई थी, लाइट एनर्जी आई थी, तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एमिट हो पाया था। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन कौन सी है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी साइट और प्लस इनकी चेन रिएक्शन, कौन कौन से मॉलिक्यूल यूज होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेस, लाइट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। और जहाँ पे इंडिपेंडेंसी की बात आती है जिसमें लाइट नहीं डिपेंड होती है उसको हम C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। हम C3 साइकिल के बारे में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ने के बाद में जानेंगे, अभी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जान रहे हैं तो अभी हम इसको देखते हैं।
अब हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में जानेंगे। पहले नॉन साइक्लिक जानेंगे, उसके बाद साइक्लिक जानेंगे। नॉन साइक्लिक में दोनों ही फोटोसिंथेसिस सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 एंड PS2 दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कब है? जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कभी नेवर कम बैक अगेन। अभी जैसे मैंने बताया था, रिएक्शन सेंटर से क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे, और वो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, फिर से वो जो फोटॉन्स आए हुए हैं, जो लाइट एनर्जी आई है, उनके साथ मिलकर फिर से रिएक्शन करते हैं। वो साइक्लिक प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। पर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है कोई और मॉलिक्यूल, और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसलिए हम इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब कभी हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो, इसकी जो कंडीशंस है वो देख लेते हैं कब कब होगा ये। हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो और ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी हो, लाइट इंटेंसिटी हो, इनकी ये कंडीशन है कि ऐसी ऐसी कंडीशन में ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन काम करेंगे, और ये एरोबिक होना चाहिए। एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होने की कंडीशन क्या है? इसमें PS1 और PS2 दोनों ही सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, प्लस इसमें क्लोरोफिल ए से यानी रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उसमें वापस इलेक्ट्रॉन्स कम बैक नहीं होंगे। साथ ही इसमें जो कंसंट्रेशन रहनी चाहिए वो CO2 की वो हाई होनी चाहिए, और ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, साथ में एरोबिक कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस है कि कौन कौन सी कंडीशन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्क करेगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम इनका एक एक का देखेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि इनकी जो लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, साथ में इनकी लाइट इंटेंसिटी लो होनी चाहिए, और लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होना चाहिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होना चाहिए। इसमें PS सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होगा, PS सिस्टम 2 इन्वॉल्व। इसमें ये कंडीशन होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या कंडीशन होती है हम ये जानते हैं, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या कंडीशन होती है हमने ये जाना, और इसमें साथ में साथ एनारोबिक कंडीशन होती है, एनारोबिक कंडीशन होती है। तो हमने दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन को देख लिया कि इसमें सिर्फ एक PS सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और नॉन साइक्लिक में दोनों ही। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए से यानी रिएक्शन सेंटर से इमिट हुए हैं वो कम बैक होते हैं, कम बैक टू
रिएक्शन सेंटर अगेन। अब हम आगे ये देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस कैसे चलती हैं। एक प्रोसेस और देख लेते हैं हम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी एरोबिक कंडीशन में कैसे प्रोसेस चलती है ये देख लेते हैं, और इसको वापस से ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड होता है ये देखते हैं हम। H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हम ये देखते हैं कि इसमें वापस से इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कैसे मिलता है। तो ये जैसे रिएक्शन सेंटर के पास, रिएक्शन सेंटर जो हमारा है इसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है O2 प्लस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है प्लस ऑक्सीजन मिलता है, तभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो हमारा एरोबिक कंडीशन में होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो नॉन साइक्लिक पहले देखते हैं हम। नॉन साइक्लिक में लाइट, फोटोन आता है, फोटोन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और उसको एक्सेप्ट करने के लिए फेरोडॉक्सिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे बैठा हुआ है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए प्लास्टोक्विनोन, फिर यहाँ से ये प्लास्टोक्विनोन एंड देन साइटोसाइनिन एंड देन प्लास्टोसाइनिन, और फिर ये मॉलिक्यूल वापस पीएस, दूसरे पीएस के पास यानी पीएस सेकेंड के पास, PS1 से निकल के PS सेकेंड के पास, PS सेकेंड से निकल के PS1 के पास ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। यानी फोटोसिस्टम 2 से निकलने के बाद फोटोसिस्टम 1 से निकलते हैं, 1 के पास पहुंचते हैं, और ये फर्दर यहाँ पे इनको एक्सेप्ट करने के लिए एक दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी रिएक्शन सेंटर हैं उनमें से एक, जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और ये लास्ट में जाके NADH का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। NADH जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज्ड होके इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो ऑक्सीडाइज में बदलता है, तो ये NADP बन जाता है। ये एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस था। इसको एक्सेप्ट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस सेकेंड, जिसकी जो वेवलेंथ है वो वहाँ से निकल के यानी 700 नैनोमीटर से निकल के, उसके बाद ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे फेरोडॉक्सिन होता है एक्चुअली, फेरोडॉक्सिन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ये प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोसाइनिन के बाद, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के बाद फिर से दूसरे फोटोसिस्टम के रिएक्शन सेंटर में पहुंचता है। फिर वहाँ से उसको एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फिर वहाँ से वो NADH को देता है। NADH जो है रिड्यूस फॉर्म में है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो NADP बना लेता है, जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो हमने जाना कि ये रिएक्शन सेंटर की मदद से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है और ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो ओके, ये हमारा
और यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन, एनएडीपी भी एक एडीपी का फॉर्म है जो कि एटीपी Na3 एक्चुअली ये एटीपी को ही फॉर्म करता है, तो 3 NADP इज इक्वल टू 1 ATP मॉलिक्यूल। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिस्पायरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो जो उसमें केल्विन साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ NADP फॉर्म हो रहा है तो 3 NADP मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ATP होता है, और ऐसे ही 2 FAD मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ATP होता है। तो ये NADP और FAD जो है फैट मॉलिक्यूल, ये दोनों ही ATP की फॉर्म है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ही है। ये कैसे फॉर्म होते हैं ये हम देखेंगे। अभी फोटोसिंथेसिस में, फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने NADP को ऑक्सीडाइज करते हुए देखा कि NADP कैसे ऑक्सीडाइज्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब हम चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही एक्चुअली फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि फोटो सिस्टम 1 होता है, PS1 इन्वॉल्व होता है, और इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A से मिलके बना है। ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, और इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है एक्सेप्ट करने के लिए, एंड देन ये फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, फेरेडॉक्सिन, एंड देन ये सेम प्लास्टोक्विनोन, और यहाँ से ये वापस साइक्लिक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस कम बैक हो जाते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो ट्रांसफर करता है फेरेडॉक्सिन को, फिर प्लास्टोक्विनोन को, फिर साइटोक्विनोन को, और देन प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर करता है। तो हमने ये दोनों ही देख लिया कि दोनों ही साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यूज हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और फर्दर ट्रांसफर करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को, दूसरे ट्रांसफरेबल मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पे कौन कौन से देखे, फेरेडॉक्सिन देखा हमने, प्लास्टोक्विनोन देखा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देखा, और प्लास्टोसाइनिन देखा। तो 4 इधर देखे हमने, और सेम उधर जो है NADH मॉलिक्यूल जो रिड्यूस फॉर्म में था, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्सेप्ट करता है। ये भी हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देखा था। तो अभी हमने पिगमेंट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट यूज होते हैं, प्लस उनकी साइट क्या है, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है वो फोटोसिंथेसिस की साइट है, कौन सी सेल में होता है, हमने पिगमेंट्स देखे हैं। हमने आज पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा, साइट के बारे में पढ़ा है, और सेल्स कौन सी सेल में होता है, लाइक मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में ये रिएक्शन होती है, ये हमने देखा। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ने ये देखा, एंड देन हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा, एंड फिर हमने नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा। आज हमने इतने टॉपिक को यहाँ पे समझा है कि कौन कौन से पिगमेंट्स यूज हुए, और प्लस कौन कौन से पिगमेंट्स यूज हुए और कौन सी साइट थी
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की होने की, और साइट में कौन से सेल थी जिसमें ये प्रोसेस होती है, एंड देन कौन सी कैसी प्रोसेस होती है उसको हमने देखा। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा, मतलब ये लाइट डिपेंडेंट है, लाइट डिपेंडेंट है या लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट के बेसिस पे देखा। उसके बाद फिर हमने स्प्लिटिंग देखी वाटर की कि उसको इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं, एंड देन हमने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में देखा, उनकी साइक्लिक फॉर्म और नॉन साइक्लिक फॉर्म को देखा, और उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खुद एक्सेप्ट करके और देन फर्दर पास करते हैं, वो भी हमने देखा। तो हमने आज इतनी प्रोसेस पढ़ी हुई है। आगे हम इमर्शन इफेक्ट्स एंड कीमोसिंथेटिक थ्योरी के बारे में जानेंगे, जो इसमें फर्दर एनसीईआरटी में मेंशन टॉपिक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।